बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सुहेब आज भी होगा। इनफैक्ट आज हमारा है इंटरेक्टिव सेशन जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर्स की जो इस वीक का है, और इसके साथ साथ आपका क्विज होगा। देन आपको होपफुली आपने देख लिया होगा, आपको आपका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो शेयर कर दिया गया है। तो उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ग्रुप मैंने बता दिया है। लेट मी चेक के आपने अपनी टीम्स बना ली हैं कि नहीं। और ओके, ग्रुप 1 में है 1 2 3 4 5, ग्रुप 2 3 4 5 6। तो जितने ये ग्रुप हैं इसका मतलब यह है कि ये लोग अपना एफवाईपी करेंगे। बाकी जो लोग हैं वो शायद हमारा है सुहेब, हमजा, अदील और सलमान हैदर। ठीक है। ओके बच्चों, प्रोजेक्ट को लेके कोई क्वेश्चन है आपका? हमजा, पेपर आपका होगा ऑनलाइन। जितनी मुझे अभी इंस्ट्रक्शन है या जितना मुझे पता है आपका पेपर ऑनलाइन होगा। उसके अलावा और प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। आपका जो 21st से होपफुली आपके फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हफ्ता और अगला हफ्ता हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्या सर कंफर्म? आप ये समझ लो कि आफ्टर 20th आपका पेपर है, मतलब आप ये समझ लो 21st से ऑनवर्ड आपके किसी भी टाइम फाइनल्स अनाउंस किए जा सकते हैं। डेट शीट बन रही है, जैसे ही डेट शीट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी पकड़ लो क्योंकि काफ़ी कोर्स कवर करना है। इनफैक्ट मिड से भी क्वेश्चंस आएंगे, फाइनल के भी होंगे। और आपको पता है कि फाइनल का हमारा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कोर्स हमने कवर कर लिया एज़ कम्पेयर टू आवर मिड टर्म। तो तो आप लोग तैयारी करो, प्रोजेक्ट भी करो। इट्स ऑफ 50 मार्क्स। आपका 50 मार्क्स का ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। तो इसको आप एटलीस्ट करो, अपने सेशनल मेंटेन करो, अपनी असाइनमेंट्स क्विजेज ये रेगुलर रेगुलर आप अटेंड करो। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, देन वी स्टार्ट आवर डिस्कशन रिलेटेड टू द लेक्चर। फिजान, पेपर आपके इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे, बट अभी कोई मैं फाइनल आपको नहीं बता रहा। माइट पॉसिबल कि ये आपके फिजिकल पेपर भी हो जाए, बट उम्मीद है कि आपके ये जो एग्जाम्स हैं ये आपके ऑनलाइन ही होंगे। सो और कोई क्वेश्चन? ओके, तो इसका मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट आपको मैंने असाइन किया है ये आपको क्लियर है। ग्रुप आपने बना लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए वो काइंडली अपने ग्रुप बना लें। और बाकी जो आज का हमारा लेक्चर है, इस वीक का लेक्चर है, दैट इज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं सर सर एक सवाल ये था कि हेलो, कोई लेंथ है कि कितने कितनी होनी चाहिए फिरोज, मैंने प्रोजेक्ट? उसमें आपकी इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है 25 जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेट मी चेक कि आपकी कितनी मैंने उसमें रेंज रखी है, बिकॉज क्लाउड को भी मैंने प्रोजेक्ट असाइन किया है। एक ठीक मिनट। है सर, ओके। तो बहरोज 25 पेजेस होंगे मिनिमम, क्योंकि आपके ग्रुप जो हैं वो आई थिंक आपने पाँच पाँच 1 2 3 1 2। ठीक है, आप इसको मतलब 10 to 15 पेज जो हैं वो पर हेड आप कर सकते हो उसको।
लेकिन अगर आपका ग्रुप ज़्यादा बड़ा है, आपने 5 का बनाया, तो इट्स अबाउट 5 पेज पर पर्सन होगा। तो आप उसे डिवाइड कर लो। मैंने तो ये आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन से आपके आर्किटेक्चर स्टाइल हैं जिनको आपने डिटेल में लिखना है। और इनफैक्ट इस फाइनल प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ये है कि आपके फाइनल की प्रेपरेशन हो जाए। ठीक है, सो इसमें ये होगा कि आप इसकी असाइनमेंट अगर खुद करोगे तो आपको फाइनल की तैयारी भी साथ आपकी हो जाएगी। तो इस वीक से नेक्स्ट वीक में हम लोग होपफुली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो हमारी आउटलाइन थी, मतलब मैंने जो आपको असाइन की थी कि उसमें हम ये आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ेंगे, और इनफैक्ट हमने ये ऑलमोस्ट सब ही कवर कर लिए हैं। लेट्स सी कि हमने हायरार्किकल में लेयर्ड को देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड में देख लिए हैं, क्लाइंट सर्वर देख लिया, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल भी देख लिया है। डाटा फ्लो की हायरार्की में हमने पाइप्स एंड फिल्टर को देखा, बैच सीक्वेंशियल को भी देख लिया। इवेंट बेस्ड जिसमें हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस और बफर बेस्ड इनको देखा। एंड देन डाटा सेंटर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ब्लैकबॉक्स स्टाइल और शेयर डाटा रिपोजिटरी, मतलब इसको भी हमने देख लिया आर्किटेक्चर स्टाइल को। और बाद में इंटरेक्शन ओरिएंटेड में हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब जिसको वैसे MVC फ्रेमवर्क के नाम से ये मशहूर है, तो ये भी हमने कवर कर लिया हुआ है। और इस वीक में हमने कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल को कवर किया है। वीडियो लेक्चर जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, लेट मी चेक कि वो प्रॉपर अपलोड सेशन एंड वीडियो 1 एंड वीडियो 2, तो ये मीट रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डिलीवर कर दिए हैं। और इसी के रिलेटेड अभी डिस्कशन भी कर लेते हैं, और अभी इसका रिव्यू भी कर लेते हैं इस लेक्चर का। तो सर ज़्यादातर 3 मेंबर के ग्रुप हैं, तो इतने पेजेस कैसे बनेंगे? फिजान, मैंने तो आपको कहा मिनिमम 5 आप रखो, और अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप उसे, मतलब कम है तो 1-2 पर्सन ऐड कर लो ना। जैसे ये कायनात और इफ्तिखार, ये 2 हैं, तो ये फजल रब्बी वाले ग्रुप में आप असाइन हो जाएं तो ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये हैदर सलमान, ये ऑलमोस्ट कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरह मर्जिंग कर लो आप लोग, बिकॉज इट्स योर फाइनल प्रोजेक्ट। तो मतलब जो आपका टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसकी लेंथ मिनिमम 25 पेजेस तो होने चाहिए। तो ओके, वेब आपका क्वेश्चन है सर प्रोजेक्ट का बता दें कि हमने कोई सिनेरियो बेस तो नहीं करना, जैसे आपने नहीं, उस सिनेरियो बेस आप कर चुके हो। इस दफा जो आपका टास्क है दैट इज लाइक जो हम करते हुए आए हैं। क्या पढ़ा? अगर आपने कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर स्टाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमने पहले इसको देखना है कि व्हाट इज कंपोनेंट बेस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये किन जगहों में इस्तेमाल होगा, इसकी एप्लीकेबल डोमेन कौन सी हैं। क्या ये इंटरेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए यूज होगा? क्या ये मशीन लर्निंग के लिए अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसके लिए यूजफुल है? क्या ये कोई ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्या ये उसके लिए यूजफुल है? तो आपने ये बताना है कि उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेबल डोमेन्स कौन सी हैं, 2-3 एग्जांपल आपने देनी है। फिर उसके डिफरेंट बेनिफिट्स, जैसे ये आर्किटेक्चर स्टाइल है तो इसमें बेनिफिट क्या है, रीयूजेबिलिटी है, इसमें आप इसको इजीली आप इसको एनहांस कर सकते हो, तो आपने वो बेनिफिट्स बताने हैं। देन हर प्रोजेक्ट की, हर आर्किटेक्चर स्टाइल की एक लिमिटेशन होती है, आपने वो बता देनी है। तो कोशिश ये करो कि आप अगर एक आर्किटेक्चर स्टाइल को भी अगर आप कवर कर रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपके पास मटेरियल है लिखने के लिए। आप हर एक को लेयर्ड को लो, आप 2 पेज इस पे लिख दो, जिसमें लेयर्ड की डायग्राम तकरीबन आप लोगों ने तो आधे पेज में या 1 पेज में तो सिर्फ डायग्राम आर्किटेक्चर की ही कॉपी पेस्ट कर दोगे आप। तो बाकी आपने उसमें डिटेल्स लिखनी है, तो 1, 2, 3, 4, 15-20 तो आर्किटेक्चर स्टाइल हैं, तो हर एक को आप 2-2 पेज भी दोगे तो ये तो 25 से ज़्यादा निकल जाएंगे आपके पेजेस। सो ये लेंथी नहीं है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखने के लिए। सर कितने आर्किटेक्चर आपने सब करने हैं? मैंने ग्रुप बनाया, वाई मैं इंडिविजुअल नहीं दी, मैंने आपको ये ग्रुप में दिया ना सलमान। इस योर ग्रुप के ग्रुप में आप डिवाइड कर लो। अगर मैं ये कहूँ कि आपका ग्रुप 1 है तो आप इसे डिवाइड करो कि 1, 2, 3, ये 3 जो हैं इनको एक बंदा कर ले, ये 2 को एक बंदा कर ले, नेक्स्ट को एक बंदा कर ले, या आप 2-2 आर्किटेक्चर स्टाइल डिवाइड कर लो। तो इस तरह से करोगे तो आपकी असाइनमेंट जल्दी भी हो जाएगी और अच्छी भी बन जाएगी, रेदर देन कि आप अकेले अकेले कर रहे हो। और मैंने जो ग्रेडिंग करनी है, आपने बताना है कि सर जो ग्रुप में हमजा है तो हमजा ने आर्किटेक्चर का जो है हायरार्किकल लिखा है, और साथ डिस्ट्रीब्यूटेड में क्लाइंट एंड सर्वर उसने लिखा है,
तो मैं जो क्वेश्चनिंग करूंगा, जो मैं उससे पूछूंगा, तो वो इसके रिलेटेड पूछूंगा। तो ये आज है 6, तो इसको आपने 21 को आपने इसको डिलीवर करना है, और उम्मीद है कि मैं इसका आपको मंडे या ट्यूसडे में हम लोग इसका तब तो फाइनल आ जाएंगे। लेट्स सी कि इसका मैं क्या करता हूँ। शायद मैं 21 को ही, जिस दिन आपकी सबमिशन होगी उसी दिन मैं आपकी प्रेजेंटेशन या आपका वाइवा ले लूँ, और वो इसी तरह होगा, अपने ग्रुप में ही वाइवा देना है अपना। अच्छा सर, 6 मेंबर हो सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग? नहीं सॉरी, मेरे रोज 6 काफी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने ये मेंबर की लेंथ देख के, प्रोजेक्ट की लेंथ देख के आपको असाइन किया। सर मतलब हम 2 लोग हैं, ठीक है, तो 2 तो हो सकता है ना? है ना, 2 हो सकते हो, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा बर्डन हो जाएगा। मतलब आपने कवर करने हैं टोटल आर्किटेक्चर स्टाइल्स, तो इसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। अगर आप दोनों करो तो दैट्स वेल एंड गुड, आपकी फाइनल की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगर ये समझते हो कि इसके साथ साथ आपको और भी फाइनल प्रोजेक्ट, आई एम सेइंग सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए गए हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लो, आप किसी के साथ मर्ज हो जाओ। सर किसी का नंबर भी नहीं है क्लास में हमारे पास, हम मैंने आपको बोला। अभी ये आप यहाँ पे डिस्कशन कर लो ना, लेट मी चेक कि कौन सा मैं आपको असाइन। सर मैंने आपसे एक बात की थी सर, मेरी ना आईडी बंद हो गई थी, ठीक है, तो सर वो मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी ओपन हुई है, तो अब आप मुझे ये बता दें कि जो मेरे क्विज मिस हो गया उनका क्या करेंगे? अब जो आपके क्विज मिस हैं, मैं एचओडी से बात करता हूँ। अगर उन्होंने कहा कि आप रीटेक ले लो इनका, कितने क्विज आपके मिस हुए हैं? सर आई थिंक तो 1 या 2 ही होंगे बस, उससे ज्यादा चले नहीं। मैं बात करता हूँ, तो अगर वो अलाउ करते हैं कि मैं आपका रीटेक कर लूँ, जो बच्चों का फी का इशू था, तो वो विल रीटेक दैट, उनका क्योंकि इशू यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपका बंद किया गया है। चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपकी फीस नहीं सबमिट हुई। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा हमारे तो लास्ट सेमेस्टर में ये आपको पता होना चाहिए, आप हमारे अकाउंट्स बंद करें, तो हमारा एक्टिवेट किया है अकाउंट। तो सर बस ये मसला है कि अब आप ये बता दें कि वो क्विज का क्या करेंगे। यहाँ तो मतलब एक टीचर ने तो मुझे कहा कि आपके जो पहले क्विजेज हुए हैं ना, उनमें से ही मैं आपका मतलब एवरेज निकाल लूंगी, तो आप देख लें अब आप क्या करेंगे। जो क्विजेज हैं ये आपके टोटल जितने भी क्विज किए हैं इनका एवरेज काउंट होगा, और वो 5% या 10% जितनी यूनिवर्सिटी ने बताया उसके अकॉर्डिंगली आपके सेशनल बनेंगे। और असाइनमेंट जो है वो भी इसी तरह से आपके ओवरऑल सेशनल बनेंगे, आपके क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनफैक्ट मैंने जो आपको कहा था कि मैं क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स दूंगा, और जब से इंटरेक्टिव सेशन में है 1 या 2 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इंटरेक्शन में, सर बाकी बच्चे सब मतलब मेरी 2 क्लासेस मिस हुई हैं आपके साथ, बाकी तो आपको पता है मैंने ली हैं आपके साथ क्लासेस, आप और आज देखो जो इंटरेक्शन करते हैं ना, उनका मुझे पता होता है कि ये बच्चे अवेलेबल होते हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इनफैक्ट कोई क्वेरी आती है, सलमान कुछ पूछता है, तो मुझे पता है कि वो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है, rather उसने अटेंडेंस लगाई तो वो चला गया। ओके, तो मैंने इसलिए कहा था कि क्लास पार्टिसिपेशन के मैं मार्क्स दूंगा, जो कि मैंने 5 मार्क्स रखे हुए हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा ये। सर आप जो मेरा फिर सर इसकी एवरेज कितनी निकलेगी? Then how much will the head get its average? सलमान, इसकी एवरेज जो है ये क्लास पार्टिसिपेशन आप ये समझ लो कि जो 5 हैं ये मैंने सॉलिड मार्क्स। फिर इस प्रोजेक्ट की एवरेज कितनी निकलेगी? Then how much will this project average? सलमान आप अपना माइक बंद कर लो। अच्छा, मैंने सलमान को अभी म्यूट कर दिया है, और आप उसे बता दीजिएगा कि उसका माइक ऑन था और लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन। तो जब वो माइक ऑफ कर लेगा तो फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। सो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है बच्चों आपका? कायनात, अदील एंड फैजान, हमाद। है कि मतलब सर बाबर ने भी मुझे बोला कि जो आपके क्विज मतलब मिस हुआ है ना, तो वो आप ऐसे करें कि मुझे बस उसके आंसर्स करके ना तो आप मुझे सेंड कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब आप देखिएगा, वरना फिर क्या कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं।
इसके लिए कोई हमारी प्रॉब्लम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी उनको पता होना चाहिए लास्ट आपका लास्ट सेमेस्टर है ना ये? जी जी बिल्कुल सर। चलें इसको देखते हैं। सो चलो ठीक। तो अब थोड़ा ये सा जो आप डिस्कशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे उसका थोड़ा सा बता दें। कायनात प्रोजेक्ट में आप पहले तो अपना ग्रुप मेंबर इंक्रीज कर लो। आप ये आपके पास शाहजेब वाला ग्रुप भी है, ये 3 मेंबर्स हैं। सलमान वाला ग्रुप है, ये भी 3 हैं। और उमैर रशीद भी 3 मेंबर्स हैं ग्रुप में। तो आप इनके तो साथ सर कोलैबोरेट कर लो। तो 3 हो कि या 3 से ज्यादा हो? मिनिमम मैंने आपको बताया कि आपके मैक्सिमम 5 हैं, मैक्सिमम ठीक 5 है हैं। आप इसके लिए 2 भी कर सकते हो, 1 अकेला इंडिविजुअल भी कर सकता है अगर आपको लगता है कि आप अकेले कर सकते हो। सर ठीक है सर, आप अपना नंबर तो हमें दे दें। हमने आपसे सर जैसे मुझे मसला था, मैंने कांटेक्ट करना था, मैंने मैसेज भी किया बट कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए मुझे आप चलो, अपना नंबर, जो सीआर ने ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने उस सीआर को मैसेज भी किया था ग्रुप तो में कि मुझे आपने ग्रुप नहीं बनाया हुआ? आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया इसका? सीआर बनाया हुआ है ग्रुप। मैंने उस ग्रुप में मेंशन किया था कि मुझे सर का नंबर चाहिए, बट सर मुझे किसी ने आपका नंबर नहीं दिया, तो फिर मैं आपके साथ कैसे कांटेक्ट करती? चलो, मैं आपसे करता हूँ। अब आप क्लास के बाद मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। ओके, ठीक तो है आप उससे सर। कम्युनिकेशन कर लेना। ओके ओके सर। तो क्वेश्चन है क्या, लेट मी चेक। सलमान सर have said that the project will be 50 marks. How much will this the project average? आपके जो सलमान, आपके प्रोजेक्ट की एवरेज जो होगी ये 10 मार्क्स की मैं रखूंगा। 10 मार्क्स इसके प्रोजेक्ट के होंगे। 5 मार्क्स आपके क्विज़ेस हैं। ओवरऑल आपके सेशन हैं 30 के। और सर वो याद है आपको जो आपने मतलब अभी हमारी क्लासेस चल रही थी तब आपने हमारे से प्रोजेक्ट टाइप वो असाइनमेंट उसका कायनात सर थोड़ी सी वाइवा भी लूंगा मैं, तो उसका वही आपका प्रोजेक्ट होगा, तो वो फिर आप आपका जो, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने अपना पहला प्रोजेक्ट किया है और जो आपको मैंने कहा था आपने आर्किटेक्चर डायग्राम बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है ओवरऑल, वो किसी बच्चे ने भी अगर मैं वो फाइनल प्रोजेक्ट आपका करता हूँ तो आई विल गिव एवरीबडी नॉट मोर देन 5 मार्क्स। ओके, क्योंकि वो जिस तरह से किया कुछ तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। आपको वर्ड डॉक्यूमेंट कहा था, आप लोग मुझे फाइल सेंड कर रहे हो। कोई जेपीजीज बना के सेंड कर रहा है, कोई मुझे मतलब किस तरह सेंड कर रहे हैं वो तो मैं देख के ही परेशान हो गया था। तो दैट इज योर प्रोजेक्ट। इसको प्रोजेक्ट की तरह करो कि जिसकी बेस पे आपको ग्रेड मिल सके। ये जो आपने दिया है, तो अगर ये भी सेम एज इट इज हो गया तो फिर क्या करेंगे? दैट इज नॉट, वो इट्स अप टू यू। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है, आपने अगर उसको पढ़ो, इसमें प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपने जो अपनी डॉक एक्स की और डॉक फाइल में सेंड करना है। आपकी इंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट के साथ। तो सर जिन लोगों का वो वाला ठीक था, तो अगर ये वाला जिनका ना ठीक हुआ तो फिर नो, आपका प्रोजेक्ट ही ये है। नहीं नहीं कायनात, आपका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है दैट इज योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट, वो आपकी असाइनमेंट में काउंट होगा। बट सर वो आपने बात की वही होगा, तो इसीलिए मैंने उस टाइम ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था और उस टाइम फिजिकल था, और उस टाइम ये भी पता नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं एक तरीके से लेके जा रहा था अपनी क्लास को, मुझे पता था मैंने किस तरह से करना है। बट आप जानते हो कि फिजिकल की जो क्लास है ऑनलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमें बच्चों की पार्टिसिपेशन चाहिए, उनकी अटेंडेंस चाहिए, उनकी प्रॉपर इंटरेक्शन चाहिए होती है। क्लास में तो मैं आपको क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको मैं उधर ही असेस करने लग जाता हूँ, बट आप लोग मेरे सामने फिजिकली नहीं हो। तो दैट इज वाई टोटल स्ट्रेटजी चेंज हुई है कि जो ग्रेडिंग है वो उसकी ओवरऑल स्कीम चेंज हो चुकी है। ओके कायनात? ठीक है सर कौन? सर मैं शुएब सर जी, मुझसे आपसे पूछना था कि सर इसमें ना जो हमारी आपने बताया था कि 50 नंबर की असाइनमेंट होगी, 50 नंबर के क्विज़ेस होंगे। सॉरी सर आपने कहा था 50 नंबर की असाइनमेंट्स होंगी और 50 नंबर के क्विज़ेस होंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कायनात, आपने वो लिखा था, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था शायद आपके आफ्टर मिड 2 क्विज होंगे, बिफोर मिड 2 क्विज होंगे। तो मैंने वो सारा लिखा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आज exactly, वो पॉलिसी जो है वो टोटल चेंज हो गई ना। अब तो हर लेक्चर के सर बाद आपका क्विज हो रहा है, आप देख रहे हो, हर लेक्चर नहीं के सर, बाद। अब तो पॉलिसी अब भी चेंज हो गई है ना कि अब तो इन्होंने 45 मार्क्स सेशनल कर दिए हैं। आई थिंक इट्स 35 मार्क्स ऑफ सेशन। सर नहीं, अब 20 नंबर का तो इन्होंने मीट कर दिया था ना, और 35 का तो फाइनल कर दिया। सही कह रहे हैं, 45 मार्क्स हमें पता चले सेक्शनल हमारे। चलो मैं दोबारा से बात करूंगा। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 35 है। अगर ये इंक्रीज हो चुके हैं तो फिर आप ये समझ लो
कि आपके प्रोजेक्ट के, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के, इनफैक्ट जो क्विजेज आप लोग कर रहे हो, कुछ बच्चे तो करते भी नहीं है। लेट मी चेक कि अभी जो लास्ट क्विजेज हैं किस किस ने पार्टिसिपेट किया, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। जैसे ये लेक्चर क्विज हुआ है तो 22 जो हैं इन बच्चों ने असाइन ही नहीं किया, मतलब इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की। देखें अब इनको तो नहीं मार्क्स मिलेंगे ना। अब दूसरा क्विज देखते हैं तो सेम इसमें चलो 12 बच्चों ने क्विज नहीं दिया, तो ये जो नहीं दे रहे इनको क्या करूंगा मैं, असाइनमेंट किस किस ने टर्न इन किया ये देखें। अभी भी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने टर्न इन करनी थी और उन्होंने नहीं की, तो इनकी बेस पे आपके सेशनल बनेंगे। तो आप लोग तो एक्टिव ही नहीं हो, आप लोग मतलब अगर आप मुझे थोड़ा मेंशन करते हो कि किन किन बच्चों की असाइनमेंट रहती है तो हमें जरा थोड़ा पता चल जाएगा। आपको अपना पता है ना, कायनात देखो हर बंदा अपनी असेसमेंट करे रेदर देन कि वो दूसरों को असेस करे। आपको पता है आपने कितने किए हैं कितने नहीं दिए। आपने जैसे मुझे बताया कि सर मेरे 2 क्विजेज रहते हैं, यस सर, बट मुझे ये शायद मेरा 1 है या 2 है, मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी कि आप जरा आप कायनात इतना जान लो कि मिड के बाद आपके वीक 8 से लेके 14 तक आपकी हर क्लास में आपका क्विज हुआ है। और अगर आपने हर वीक क्विज हुआ है, तो अगर आपने क्विज किया है बट मेरी आईडी बंद हुई है तभी मसला है। चलो वो उसको देख लेंगे हम, वो आपकी एक रीजन है। आप मुझे मेल कर देना एक प्रॉपर, तो उसको मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके सो 10 सेशन। तो सलमान ये आपको स्कीम कहाँ से पता लगी कि आपसे शेयर की गई ऑफिशियली? यस ओके सो दैट सर जी बेटा। सर इसमें जो हमारे आबिदुल सर है ना, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाते हैं जी सर, उन्होंने स्कीम शेयर की थी, तो आपके साथ ग्रुप में शेयर करूं? जी मेरे से कर दो आप लोग। ठीक है सर। और फिर अगर इस तरह से है तो 20 क्विजेज, 15 असाइनमेंट्स, 10 प्रोजेक्ट एंड 20 फाइनल, दैट इज 100 मार्क्स। सर ये असाइनमेंट या तो 10 की कर सकते हैं या प्रोजेक्ट 15 का कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ये उन्होंने जो स्कीम शेयर की थी क्विज़ की, उन्होंने कहा था कि 20 मार्क्स होंगे, जो अभी ऑनलाइन चल रहा है ना सिस्टम। आप लोग बच्चों ये देख रहे हो ना कि किस तरह से आपका ये चल रहा है सेशन सारा, तो आई थिंक कि आपको कोई भी इंटरेक्टिव सेशन, कोई क्विज नहीं मिस करना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान दो, और अगर इसके वेटेज इतनी ज्यादा है तो आई विल डेफिनेटली मार्क अकॉर्डिंगली। समझ रहे हो सर? इसमें मैंने क्लाउड में सेंड किया आपको सर, चेक कर लीजिएगा। ओके मैं वो देख लूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी अपने लेक्चर की डिस्कशन, ताकि आपको, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को कम सुनोगे तो आपकी ये जो डिस्कशन है इसमें ही आपकी इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो है हमारा कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट क्या होता है? आप इसको, मैंने जब हमने स्टार्ट किया था ना, ये मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी जिसमें लेयर्ड की मैंने ओवरऑल इसकी ब्रीफिंग दी थी कि इस सेमेस्टर में हम लोग इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स को कवर करेंगे। तो उसमें मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया था कि ये कंपोनेंट जो है ये समझ लो ट्रेंडिंग है आजकल या फ्यूचर में, इसी की बेस पे आपकी जो भी डेवलपमेंट होगी वो कंपोनेंट बेस पे होगी। और कंपोनेंट बेस इतना ज्यादा ट्रेंडिंग या इतना ज्यादा इन क्यों हो रहा है, इसका फायदा क्या है? बेसिकली इसमें ये होता है कि इंडिपेंडेंट पार्ट होता है सिस्टम का कंपोनेंट। एग्जैक्टली कि जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, इटसेल्फ इट इज इंडिपेंडेंट, बट ये बनता किस तरह से है? कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप ले लो, फॉर एग्जांपल आप ये प्रोजेक्ट ले लो कि हमने यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम की एक एप्लीकेशन बनानी है। अब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। आप क्या करोगे? आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ दोगे। कैसे? आप इसे कहोगे यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आपका कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एक आपका जो है वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है, एक उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंटल वाइज हो जाता है। तो आप क्या करोगे? आप इसे कंसीडर करोगे कि हमारा जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम। जब आप उसे ब्रेक करोगे फर्दर ब्रेक करोगे तो आपके पास एक छोटा मॉड्यूल आ जाएगा। वो होगा तो अगर उस छोटे मॉड्यूल को देखोगे दैट इज पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम इटसेल्फ, वो उसका कंपोनेंट है।
तो क्या होता सर है? स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे आप अपनी? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है? ओह सॉरी, नहीं सर। मुझे ये था शायद स्क्रीन आपसे शेयर की हुई है मैंने। सो अब स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। ओके नो। तो कंपोनेंट के बारे में आपको ये बता रहा था मैं कि जो हमारा कंपोनेंट होता है इटसेल्फ, ये एक बिगर सिस्टम को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू स्मॉलर सिस्टम्स, या एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एक कंपोनेंट है। और कंपोनेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कंपोनेंट कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मीन ओवरऑल अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर लेवल है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। अगर मैं डिटेल्ड व्यू में आऊंगा तो उससे हम कहेंगे ये डिफरेंट क्लासेस से मिलके एक कंपोनेंट बन जाता है। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम के तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ बिगर सिस्टम, दैट इज यूनिवर्सिटी का सिस्टम। और इसी तरह यूनिवर्सिटी के सिस्टम में एक स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी सिस्टम होता है, एक उसका एग्जामिनेशन का सिस्टम है जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डील करता है, एक उसका फी मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का होगा। तो 3-4 सिस्टम है। और हर सिस्टम, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं कि जिस तरह से ये एक सिस्टम है, अगर मैं इसे कह रहा हूं दैट इज अ सिस्टम, और इसके ये जो है दैट इज ये इसके सब सिस्टम है। एक सेकंड, इसको हम प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये एक सिस्टम है, इसका नाम दे दिया यूनिवर्सिटी। एंड इसके साथ हमने एक और सिस्टम बना लिया। और अगर मैं इसको एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, और एक सिस्टम ये है, ये इसके सब सिस्टम है, इस मेजर सिस्टम के सब सिस्टम है। अगर सिस्टम कह रहा हूं को इसको समझो कि ये एक कंपोनेंट है, दिस वन, ये हमारा एक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट, और ये इसी कंपोनेंट के डिफरेंट सब कंपोनेंट हैं, सब कंपोनेंट 1, इसी तरह से ये 2, और इस तरह से ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। और हर कंपोनेंट की मतलब ये आप कहते हो इसमें ये हमारा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो को स्टोर करता है ये। इसमें स्टूडेंट का जीपीए, स्टूडेंट का नेम, उसने कितनी फी जमा करवा दी, कौन सा सेमेस्टर है, ये सब उसकी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में मेंटेन की जा रही है। इसी तरह से दूसरा सिस्टम है जो एग्जामिनेशन से डील करता है, तो ये रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने कह दिया, ये रिजल्ट का है। एक और हम सिस्टम, या अगर कंपोनेंट कहूँ तो दैट इज कंपोनेंट, अगर हम कंपोनेंट कह लें तो वो भी ठीक है। ओवरऑल मेजर कंपोनेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके सब कंपोनेंट हो गए पर्सनल इन्फो, रिजल्ट का, और ये वाला हम कह देते हैं दैट इज अटेंडेंस। इसके सब कंपोनेंट है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप देखें उसका जीपीए का, गेट जीपीए, ठीक है, कोई जीपीए की कैलकुलेशन की या मार्क्स ओवरऑल की कैलकुलेशन के लिए कोई फंक्शनैलिटी होगी, या कोई एक फंक्शन होगा या ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू उसकी टोटल इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है कि वो किधर से बिलोंग करता है, उसका सीएनएफसी क्या, उसके सेल फोन नंबर, उसके ईमेल, गार्डियन की इंफॉर्मेशन। इस तरह रिजल्ट में आओगे तो उसके क्या क्या मैनेज हो रहे हैं, आपके सेशनल, जो उसने सेशनल दिए हैं वो काउंट हो रहे हैं, इसके साथ उसके मिड के, फाइनल्स के, उसके प्रोजेक्ट के, ये सब मार्क्स उसके इसमें काउंट हो रहे हैं रिजल्ट में। तो ये ओवरऑल मिलके एक रिजल्ट बना देता है स्टूडेंट का। तो अटेंडेंस में देखें कि उसकी क्या है, आपकी वीकली अटेंडेंस, डेली से, फिर आपकी वीकली से, फिर आपकी क्वार्टरली अटेंडेंस की बेस पे देखी जाती है कि बच्चा मिड टर्म देगा कि नहीं देगा, ऐसा ही होता है ना। तो हर एक जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। अब ये नहीं है कि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ स्टूडेंट की आईडी की इंफॉर्मेशन स्टोर है, इसमें इटसेल्फ इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो क्या होगा, अब ये रिजल्ट वाला सिस्टम जो है विदाउट कम्युनिकेशन, ये क्योंकि ये बस पड़ा हुआ सिस्टम है, ये कोई यूजफुल सिस्टम नहीं। अब ये आपने कंपोनेंट डिफाइन कर लिए, कंपोनेंट क्या करेंगे, कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट है, इसने अपना टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है, इसने अपना टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है। इसको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की ऐसा जरूरत नहीं है।
इसने अपना टास्क में उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन इसके पास स्टोर है, फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2, जो भी सब्जेक्ट है मिड सेशनल, उसके अकॉर्डिंगली वो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा इस मॉड्यूल में। इसी तरह से अटेंडेंस वाले को रिजल्ट से कंसर्न नहीं है, वो अपनी अटेंडेंस को खुद ही मेंटेन करेगा, खुद ही स्टोर करेगा, खुद ही रिट्रीव करेगा। बट एक दूसरे से इनकी इंटरेक्शन जरूरी है। अगर हमने देखना है कि कौन से स्टूडेंट का, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक स्टूडेंट है हमजा, अब हमजा का जब जीपीए चेक करना है कि उसका सीजीपीए कितना है, तो वो हम क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेगा ये कंपोनेंट के मुझे इस रिजल्ट मैनेजमेंट वाला जो कंपोनेंट है इससे, इसके पास तो रिजल्ट स्टोर है ना सबका, मुझे हमजा का रिजल्ट दे दो, तो ये आपको रिस्पॉन्स के तौर पे हमजा का रिजल्ट दे देगा। तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। सेम अगर रिजल्ट जो है ये देखना है कि इस बंदे को रिजल्ट शो करना है या इसको एग्जामिनेशन में बैठने देना है कि नहीं, सेम हमजा को ही, तो क्या करेंगे, उसकी अटेंडेंस चेक की जाएगी। ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अटेंडेंस चाहिए और अटेंडेंस वाला मॉड्यूल रिस्पॉन्स कर देगा कि दैट इज द अटेंडेंस 80% 70%। उसकी बेस पे रिजल्ट मॉड्यूल जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, एग्जामिनेशन देखेगा कि इसको बैठने देना भी है कि नहीं एग्जाम्स में। तो ये हैं कंपोनेंट्स। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल अगर ये सिस्टम है, ये एक ही सिस्टम का पार्ट है, ये सब कंपोनेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ही पार्ट है। दैट इज बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो होता है कि आप प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो सब प्रॉब्लम्स में, वो अपनी फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं और उनको आपस में इंटरेक्शन करनी पड़ती है, तो वो वाया सम इंटरफेसेस करते हैं। ओके, तो अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिवाइड अ प्रॉब्लम into सब प्रॉब्लम्स ईच एसोसिएटेड विद कंपोनेंट पार्टीशन, कि वो जो प्रॉब्लम की जा रही है वो किसी ना किसी कंपोनेंट से एसोसिएटेड है। अब जो स्टूडेंट मॉड्यूल का कंपोनेंट है वो अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला है वो उसी के रिलेटेड वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। और द इंटरफेस जो मैंने आपको बता दिया कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस आप अगर इस तरह समझ लो कि एक कंपोनेंट है, इमेज क्लासिफिकेशन का कंपोनेंट है। अगर एक एप्लीकेशन का कंपोनेंट है फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, कोई कंपोनेंट को आप लाइब्रेरी भी समझ लो, ये कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, ये कोई सोर्स कोड भी हो सकता है, ये कोई डीएलएल फाइल भी हो सकती है। कंपोनेंट कैन बी एनीथिंग, ओके, बट इसको यूज किया जाएगा किसी सिस्टम में। और अब इंटरफेसेस क्या करते हैं, इंटरफेसेस बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इंटरफेस की बेस पे आप किसी कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, मैंने एक लाइब्रेरी बना दी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, और क्या हुआ, मैंने उस लाइब्रेरी को एज कंपोनेंट सेल करना चाहा। कंपोनेंट और सर्विस में डिफरेंस है एक, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस में क्या होता है, लेट मी चेक कि आप लोग अवेलेबल हो। ओके, सो कंपोनेंट बेस्ड जो आर्किटेक्चर है, आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, कोई भी एनी कंपोनेंट, आपने कोई इमेज क्लासिफिकेशन की, फेस रिकग्निशन की, आपने कोई स्ट्रिंग डॉट एज की लाइब्रेरी बना दी, आपने मैथ डॉट एज की एक्सटेंडेड मैथ की लाइब्रेरी बना दी अपनी, आप इसको सेल भी कर सकते हो। जब आप उसको बना लिया, आप उसको सेल कर रहे हो, और जो आपका कस्टमर है उसने जब खरीद लिया है ना, देन ये प्रॉपर्टी आपके क्लाइंट की है, आपका उस पर अब कोई किसी किस्म की आपकी उसमें अथॉरिटी नहीं रही। दैट इज द कंपोनेंट। कि आपने जैसे फिजिकल कोई चीज खरीद लेते हैं, मैं सेलफोन जाके खरीद के ले आता हूँ, उसकी पेमेंट दे देता हूँ, तो वो सेलफोन अब मेरी प्रॉपर्टी है, वो उस कंपनी की नहीं है। ओके, सेम अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट जो किसी ने बनाया, और सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट बनेगा क्यों, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि वो देखा जाएगा कि इमेज क्लासिफिकेशन के लिए कोई कंपोनेंट बनाया जाए, क्या होगा उस कंपोनेंट की हेल्प क्या होगी, कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन उसको यूज कर सकती है, कोई सिक्योरिटी बेस्ड एप्लीकेशन उसको यूज कर सकती है मेरे कंपोनेंट को। अगर मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ इमेज क्लासिफिकेशन का, कोई मेडिकल सिस्टम है वो यूज कर सकते हैं कि उनके पास एमआरआई के स्कैन आते हैं, उसकी बेस पे वो
मेरा सिस्टम, मेरा कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, मैंने अपना कंपोनेंट बनाया इस पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, और मैंने उसको जब डिजाइन कर दिया तो मैंने उसको सेल करने के लिए मार्केट कर दिया। जब मैंने उसको मार्केट कर दिया तो वो मार्केट में मेरा जब सेल हो जाएगा कंपोनेंट, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं या जिसने कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाया ओवरऑल सिस्टम, अगर मेरा इमेज क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, कंपोनेंट है जो मेरे से किसी ने खरीद लिया है, अब वो मेरा कंपोनेंट अपनी एप्लीकेशन में एज अ माइनर मॉड्यूल यूज करेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता वो इमेज क्लासिफिकेशन के साथ फेस रिकग्निशन भी करवा रहा है, वो उसके साथ साथ कोई इमेज की एनहांसमेंट भी करवा रहा है, वो मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो मेरा जो अपना बनाया हुआ कंपोनेंट है वो उसको सिर्फ अपने में इंटीग्रेट कर रहा है फॉर वन फंक्शनैलिटी। इस तरह से वो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को भी यूज कर सकता है बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स। बट जो मेरा कंपोनेंट है वो मेरा कंपोनेंट नहीं है, वो जिसको मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको जैसे भी यूज करे, उसको जरूरत नहीं लिखने की दिस सर्विस या दिस कंपोनेंट बिलोंग्स टू हसन, उसने पे कर दिया, अब उसका है। सेकंड थिंग, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे पास सर्विसेज होती हैं, जैसे एसएमएस की सर्विस है, जैसे कोई एपीआई हम करते हैं, फेसबुक की कोई सर्विस को यूज कर रहे होते हैं, जीमेल की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती, हम उनको मंथली पैसे दे रहे होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई सर्विस है तो हम उसे बस यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कंपोनेंट तो हमारी प्रॉपर्टी हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्किटेक्चर्स। नाउ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन, अगर आप कोई भी एक अपना डिजाइन बनाते हो कंपोनेंट की बेस पे, आप कहते हो कि मैंने इमेज क्लासिफिकेशन का कोई भी एक कंपोनेंट बना दिया, इस कंपोनेंट बनाने की मोटिवेशन ये थी कि जब आप ये कंपोनेंट बना दोगे दैट कैन बी एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट डोमेन्स एज वेल। वो कोई मेरा कंपोनेंट कोई इमेज क्लासिफिकेशन में भी यूज हो सकता है, मेरा कंपोनेंट कोई मेडिकल सिस्टम में भी यूज हो सकता है, मेरा कंपोनेंट कोई वेब एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है। तो ये रीयूजेबिलिटी जो थी ये बेसिकली कंसर्न था कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने में। इनफैक्ट कंसर्न है कि आपके कंपोनेंट होंगे, आप उसे डिप्लॉय करो, डिलीवर कर दो, आपसे अगला बंदा खरीद ले एंड देन वो उसे जस्ट रीयूज करे। ओके, सो गाइस कैन यू लिसन मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अब कंपोनेंट मैंने बता दिया कि मेजर मॉड्यूल है जिसको आपने डिवाइड करना है सब प्रॉब्लम्स में, और जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं आप देखते हो कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, उसको मैनेज करेगा, वो आप कंपोनेंट बाजार से मार्केट से खरीद लो, आप उसको इंटीग्रेट कर दो। सेम अगर वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब कि वो कंपोनेंट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में आप यूज कर रहे हो, आपका वो कंपोनेंट आप उसे किसी एम्प्लॉयज की या किसी जो आपके डिफरेंट अदर पर्सन्स हैं, कोई मतलब किसी फैक्ट्री में हो तो आपने उसके एम्प्लॉयज की आपने इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट। सेम अगर कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपने वो कंपोनेंट अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया तो वो अभी आपके सिस्टम का पार्ट है, बट वो कोई कंपनी लेगी तो वो अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस उससे मैनेज करेगी। तो दैट इज बेसिकली मोटिव बिहाइंड द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कि जो कंपोनेंट बनाया जाता है वो इस चीज को माइंड में रखा जाता है कि जो मेरा कंपोनेंट होगा ये मल्टीपर्पज होगा। ओके, तो इसमें अब ये जो चीज मैंने आपको बता दी इसका मतलब ये है कि डिजाइन जो बनते हैं, जो आप कंपोनेंट के डिजाइन बना रहे हो, कैन मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब आप क्या करते हो, आप जो बनाते हो ये क्या करते हैं, आप इसको जो ऑफ द शेल्फ होते हैं, आप जब अपना एक डिजाइन बना रहे हो आप ये करोगे कि कोई ऐसे ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं कंपोनेंट के, आप किससे डिजाइन कैन मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट। जो आपका एक डिजाइन है वो आप बना सकते हो रीयूज करके जो मार्केट में अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं उनको, जो किसी ने बनाए हुए हैं, या आप अपनी सॉफ्टवेयर हाउस में भी ये कंपोनेंट इन हाउस का मतलब होता है आपकी अपनी मतलब अगर मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है या मेरी कोई अपना इंस्टीट्यूशन है या मेरी अपनी फर्म है तो मैं अपने इन हाउस में भी वो बना सकता हूँ
एंड देन फॉर द फर्दर, मतलब जो एक कंपोनेंट मैंने बना लिया है, देन मैं उसे रीयूज कर सकता हूँ। कि आप इसे इस तरह समझो कि मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है और मुझे पता है कि मैंने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। अगर मैं उसको एज कंपोनेंट बना लूंगा जो कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में इंप्लीमेंट करना है, अगर वो मैं कंपोनेंट बना लूंगा, देन आई कैन उसको मैं आगे आउटसोर्स कर सकता हूँ, मैं किसी को सेल भी कर सकता हूँ कि कोई और भी मेरे से खरीद ले और सेम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए इस कंपोनेंट को यूज कर ले। और इसका फायदा क्या होगा? कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन का फायदा क्या होता है? यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपको दोबारा से सब कुछ नहीं करना पड़ता। एक बंदे ने, किसी ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ उसने, अब क्यों, क्या जरूरत है आपको खुद से अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की? आपको ज्यादा कंसर्न होगा आप उन चीजों पे डिटेल पे जोर दो, फोकस करो जो पहले से बनी नहीं है, जो आपकी मेजर फीचर है। जो आपके माइनर फीचर हैं, ऑथेंटिकेशन का गूगल की एपीआईज यूज करते हो आप, या कोई ऑथेंटिकेशन लाइक आप वो जो ओटीपी वाला सिस्टम है, या इस तरह के कोई सिस्टम है, आप कहते हो कि इसको दोबारा से क्यों बनाना मैंने? वी कैन रीयूज, हम पहले से बने हुए कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो इसका फायदा क्या हो जाता है? जब आप बने बनाए सिस्टम को यूज करते हो, कंपोनेंट को यूज करते हो, तो आपके ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किस सेंस में? जब आपने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बनाया तो आपका वो आप खुद बनाओगे, आप कंसर्न देखोगे रिलायबल है नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न किस तरह के हैं। बट इसमें क्या होगा, आपके पास टाइम की ड्यूरेशन आएगी। आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने 1 माह में डिप्लॉय करना है, आप 20 दिन तो लगा रहे हो ऑथेंटिकेशन बनाने में, उसके बाद एपीआईज बनाने में जो आपके गूगल मैप के लिए हैं, तो ये आपने एसएमएस सर्विस खुद से बनानी शुरू कर दी, तो आपका तो शायद 30 दिन में आप इतना भी काम नहीं करोगे। बट व्हाट इफ कि आप बिल्ट इन कंपोनेंट को यूज कर लो, आप एपीआईज वहां से खरीदो और आप इंटीग्रेट कर दो। उसके अलावा आप ये जो है कई चीजें तो ओपन सोर्स हैं, फ्री वेयर में भी मिल जाती हैं, मैं जरूरी तो नहीं कह रहा पेड होते हैं, कुछ कंपोनेंट तो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, कोई लाइब्रेरीज हैं फ्री में अवेलेबल होती हैं। अब गूगल ने कितनी सर्विसेज फ्री में दी हुई हैं अपनी, तो वो सर्विसेज हैं, इसका मतलब कि वो आप खरीदते नहीं हो, वो आपको सम टाइम के लिए यूजेबल होती हैं। बट अगर आप एज कंपोनेंट लोगे तो इसका मतलब ये है कि ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास है। तो जिसने ये आपको कंपोनेंट बना दिया हुआ है उसने इसकी रिलायबिलिटी को देख लिया, उसको पता है कि ऑथेंटिकेशन जो है ये ऑथेंटिकेशन नहीं करेगी, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, आप बस इसे यूज करोगे, तो आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई। सेम अगर आपने अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो आप कोई फेस रिकग्निशन का एप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे, आपने वो एप्लीकेशन को एम्बेड कर दिया अपने सिस्टम में खरीद के, तो वो आपका सिस्टम हो गया, आपका अपने सिस्टम का पार्ट है, तो वो भी रिलायबल है। क्यों? क्योंकि फेस रिकग्निशन वाली एप्लीकेशन इज अ रिलायबल एप्लीकेशन। जो आपने उसके साथ आपने डिफरेंट गूगल मैप की इंटीग्रेशन की या एसएमएस सर्विस का कोई कंपोनेंट ऐड किया, वो सब रिलायबल है। जब आप रिलायबल चीजें अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हो तो आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी तो इंक्रीज होगी। तो दैट इज व्हाट रिटन इन दीज लाइंस। और कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज अ डिप्लॉयबल, डिप्लॉय का मतलब होता है जो आप आगे डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयबल सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये एक सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जो कोई सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और ये कंपोनेंट जो होता है ये खुद से भी फंक्शनलिटी तो परफॉर्म करता है, बट इट इटसेल्फ रिक्वायर सम सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट में कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कंपोनेंट में कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई इंटरफेसेस, कोई फंक्शंस, कोई लाइब्रेरीज, कोई डीएलएल, कोई बाइनरी फाइल्स, कोई ऑब्जेक्ट फाइल्स, कोड की फाइल हो, एनीथिंग जिसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज कंपोनेंट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट आपका है, मैं ये कहता हूं कि आप इमेज क्लासिफिकेशन को हम काफी अरसे से लेके चल रहे हैं, इसी को समझ लो इमेज एनहांसमेंट का एक कंपोनेंट है। इसने इमेज को एनहांस करना है, वो खुद कर देना है, बट इसको रिक्वायर क्या होगा, खुद को स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट की जरूरत है। क्या? कि कोई दूसरा ऐसा कंपोनेंट जो मुझे इमेज दे दे एज इनपुट। तो वो क्या करेगा, इसका मतलब इसको अपनी फंक्शनैलिटी के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट की सर्विस चाहिए। दैट इज रिटन इट मे आल्सो इटसेल्फ रिक्वायर सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपोनेंट। बाकी ये फंक्शनैलिटी खुद परफॉर्म करेगा, बट उसको ट्रिगर करने के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होती है।
कोई मेथड इन्वोकेशन बेस पे या कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कोई मैसेज पास हो जाए, उसको किसी तरह से भी उसको कोई थोड़ी सी कम्युनिकेशन उसे मिल जाए तो वो अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देगा। बाकी कंपोनेंट रिमेन सेल्फ कंटेन्ड। कंपोनेंट जो है ये सेल्फ कंटेन्ड, मैंने आपको बताया कि ये अपनी फंक्शनैलिटी खुद परफॉर्म करेगा। एंड सब्स्टिट्यूटेबल, इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादिल। आप कंपोनेंट को चेंज भी कर सकते हो, बस डिफरेंस ये है कि उसका इंटरफेस सेम रहे। आपने एक कंपोनेंट ऐड किया, मैं ये कहता हूँ अगर आपने, चलो स्ट्रिंग को तो आप लेके चलो ना, आपने स्ट्रिंग डॉट एज की लाइब्रेरी को यूज किया, आपने सॉरी ओके नो, आपने स्ट्रिंग डॉट एज की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया अपने सॉफ्टवेयर में या अपनी एप्लीकेशन में, तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस क्या होता है? फंक्शन कॉल जो करते हैं जिसके जरिए आप एक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करते हो, दैट इज योर इंटरफेस। उसमें है गेट लेंथ का फंक्शन या कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन। अब कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन अगर आप कॉल करते हो, अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप कॉन्कैट लिखते हो, आप इस तरह से करते हो, कॉन्कैटिनेशन करते हो, उसके अंदर ए कॉमा बी लिख दोगे तो कोई स्ट्रिंग ए है और कोई स्ट्रिंग बी है, इनको वो कॉन्कैटिनेशन कर देता है। अब जो कॉन्कैट का इंटरफेस है, दैट इज इंटरफेस, ये कोई इंटरफेस है ना जिसके जरिए आप एक्सेस कर रहे हो उसकी सर्विस को। अब ये कॉन्कैट का फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। जब तक आप इस लाइब्रेरी को चेंज कर दो, ये कंपोनेंट को आप चेंज कर दो, आप स्ट्रिंग एक्सटेंडेड डॉट एच की नई लाइब्रेरी ऐड कर लो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ला के ऐड कर दो जो उससे ज्यादा बेहतर है, आपका कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा आपका, जब तक ये इंटरफेस सेम है। स्ट्रिंग एक्सटेंडेड डॉट एच की जगह आपने स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग एक्सटेंडेड डॉट एच को यूज किया, बट उसमें भी ये फंक्शनैलिटी ऐड है कॉन्कैटिनेशन की। इंस्टेड उसके साथ और भी काफी ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड है, मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब और भी फंक्शनैलिटीज है, बट ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो जब तक इसका ये इंटरफेस चेंज नहीं होगा तब तक आपका जो कंपोनेंट है दैट इज सेल्फ कंटेन्ड। आप 10 जगह पे आपने ये कॉन्कैट यूज किया तो वो कॉन्कैट ही है। आप स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग एक्सटेंडेड डॉट एच भी ऐड कर दोगे तो ये कॉन्कैट तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। बट जब इंटरफेस चेंज कर दो आपने, इसके अंदर स्ट्रिंग कॉन्कैट में आपने सी को कैपिटल कर दिया या कैट को सी टी लिख दिया तो इंटरफेस चेंज हो गया, तो ये कंपोनेंट अब सेल्फ कंटेन्ड नहीं रहा, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, एरर आ जाएगा, आपका कंपोनेंट यूजेबल नहीं रहा। ओके, इसका मतलब ये। सो और ये मैंने आपको बताया कंपोनेंट इज अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जो है ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस ही होती हैं। अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ क्या कि कोई कंपोनेंट है रिजल्ट का, जिसमें हम ये कह रहे हैं ये हमारा एक रिजल्ट का कंपोनेंट है, रिजल्ट मैनेजमेंट का, और MGT लिख रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर अगर डिफरेंट कंपोनेंट है तो इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरे इसके अदर कंपोनेंट है, एक और कंपोनेंट है, तो इसके अदर कंपोनेंट है, और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये कंपोनेंट है और इस एक एक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये कोई क्लास है जो स्टूडेंट का GPA के रिलेटेड है, GPA को, ये क्लास जो है ये स्टूडेंट का CGPA को लेता है, ये जो क्लास है ये कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। अब एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, बेसिकली कंपोनेंट में क्लासेस हैं, कंपोनेंट सोर्स कोड ही होते हैं बेसिकली, अगर आप उसको वैसे समझो तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट इज द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देन क्लासेस। क्लासेस में आप क्या करते हो, इसमें आपने डिफाइन करते हो उसके वेरिएबल्स, डाटा टाइप, ये चीजें आप उसे बाइंड करते हो, लेकिन कंपोनेंट में आपने मल्टीपल क्लासेस को मर्ज कर देना होता है, ठीक है। और
ये नीचे लिखा भी हुआ है, कंपोनेंट में कंसिस्ट ऑफ मैनी रिलेटेड क्लासेस। एक कंपोनेंट में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, हर क्लास अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है बट रिलेटेड होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट में एक क्लास पड़ी हुई है स्टूडेंट की रिजल्ट की, दूसरी है उसके सब्जेक्ट्स की, और तीसरी पड़ी हुई है स्टूडेंट की फ्लाइट मैनेजमेंट की, तो ये रिलेट नहीं कर रही। लेकिन कंपोनेंट में जो पड़ी होंगी वो रिलेटेड ही होंगी। ये इसमें देखें कंपोनेंट किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। और बाकी ये जो चीजें स्किप कर रहा हूँ ये आप देख लेना, लेक्चर में काफी डिटेल में बताई हुई है मैंने। ओके, सो ये देखें, ये एक एंटायर आर्किटेक्चर है और जिसमें दो लेयर हैं। पहली लेयर बिजनेस लेयर है, दैट इज योर बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दो लेयर्स हैं। नीचे हमारे पास डेटाबेस पड़ी हुई है। जो बिजनेस लेयर है इसमें हमारे पास डेटाबेस ड्राइवर हैं जो क्या करते हैं, जो ड्राइव करते हैं इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इन चीज़ों को इनकी बेस पे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और बिजनेस लॉजिक जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर से बिजनेस लॉजिक नीचे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दैट इज बेसिकली अ एंटायर आर्किटेक्चर, जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर है, नीचे आपका बिजनेस लॉजिक है, उसके नीचे आपका डेटाबेस ड्राइवर है, उसके नीचे आपका डेटाबेस पड़ी हुई है। बट इसी को अगर हम कंपोनेंट बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कंपोनेंट बेस में क्या होगा। बच्चों आप सुन रहे हो मुझे? यस ओके, इफ यू हैव एनी आप सुन यस सर। ये इंटरेक्टिव सेशन है, रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग होती तो वो तो आप सुन भी लेते, वो भी इसी तरह की मैंने बताया हुआ है। यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस, अदरवाइज अगर तो ये क्लियर है तो मैं ये समझूंगा कि शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर हो रहा है। बट आई एम श्योर कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हो मेरे से, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, नो कंपोनेंट में अब ये देखें कंपोनेंट क्या हुआ। जब मैंने कहा कि दैट इज आवर एक आर्किटेक्चर जिसमें पूरा आर्किटेक्चर है, अब जब मैं ये कह रहा हूँ कंपोनेंट है, कंपोनेंट में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, आप मल्टीपल चीजों को यूज कर लेते हो। मैं कहता हूँ कि मैंने एक ऐसा कंपोनेंट ले आया जो क्या करेगा, जो मुझे जो ये फंक्शनैलिटी ये दो लेयर में प्रोवाइड की जा रही है ना, इन दोनों में मुझे वो कलेक्टिवली एक कंपोनेंट में मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कंपोनेंट ले आया जिसने डेटाबेस ड्राइवर की कम्युनिकेशन करवा रहा है डेटाबेस से, मुझे वो कंपोनेंट यूज कर दिया। और मैंने कहा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं डिफरेंट, लेकिन जो मेरा ये वाला बिजनेस लॉजिक है, ये जो मेरा बिजनेस लॉजिक है ये वाला, मैं ये कहता हूँ ये बिजनेस लॉजिक फॉर एग्जांपल इसमें कहते हैं कि हम स्टूडेंट का रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, या फेस रिकग्निशन की कोई एप्लीकेशन है, या एआई का चैट बॉट मैंने इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं कहूँगा कि ये दो फंक्शनैलिटी तो मैं खुद से बना लेता हूँ, जो कि हमारे डेवलपर बना देंगे। बट मेरी टीम में एआई का बंदा नहीं है, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसका एक एआई बेस कंपोनेंट लूंगा, ये मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, जो कि अपनी फंक्शनैलिटी को वेल डिफाइंड वे में परफॉर्म करेगा। तो मैंने ये भी कंपोनेंट ले लिया। और मैंने कहा कि मेरे पास अब फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन डेवलपर या इंटरफेस डेवलपर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका भी प्रेजेंटेशन लॉजिक को या इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए मैं ये वाला भी एक कंपोनेंट लेके मार्केट से खरीदता हूँ, या कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ, तो मैं उसको भी इंटीग्रेट करवा देता हूँ। तो क्या किया, ये मेरा एक कंपोनेंट मैंने ऐड कर लिया, ये मेरा दूसरा कंपोनेंट आ गया, मैंने इसकी कनेक्टिविटी के लिए तीसरा कंपोनेंट बना दिया। ये चीजें मैंने खुद से बना ली। और मैंने एक और कंपोनेंट ऐड कर लिया जो क्या करेगा, जो ये जो मेरी ओवरऑल सिस्टम है, ये लेयर्स की, इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा दे। तो ये मैंने ऐसा कंपोनेंट बना दिया जो थ्रू एपीआईज या कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के अकॉर्डिंगली मेरी हर कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगी। तो क्या हुआ, ये देखें, मैंने कहा आपको बताया कि मेरा पहला कंपोनेंट जो येलो में सबसे नीचे है, मैंने कहा ये कंपोनेंट आए जो इन दोनों की कम्युनिकेशन करवा दे। बिजनेस लेयर को मेरा एक कंपोनेंट मैनेज करेगा। ये बिजनेस लॉजिक मैंने खुद से बना लिया, और ये भी खुद से बना लिया, ये मैंने आउटसोर्स करवा दिया कंपोनेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है। जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा मैंने खुद लगा दिया। एआई का चैटबॉट है, ये एआई का कोई चैटबॉट है। सेम ये वाला इंटरफेसेस हैं, तो मैंने कहा मेरे पास उस तरह के डेवलपर नहीं है जो इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, तो मैंने ये कंपोनेंट भी लगा दिया। एक कंपोनेंट मैंने ये वाला जो बनाया, ये वाला कंपोनेंट जो मैंने लगाया हुआ है,
दैट कंपोनेंट, ये मेरा वो कंपोनेंट है जिसने कम्युनिकेशन करवानी है बाकी सब लेयर्स की, जो ये बिजनेस लेयर है, जो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा देगा। तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में देखो क्या फायदा हो गया, वी आर जस्ट इन्वेंटिंग, या हम सिर्फ ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखें बिजनेस गोल में बिजनेस लॉजिक सेंटर वाला जो है ये खुद से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कंपोनेंट अगर ये भी आप इसको समझ लो कि ये भी खुद से किया गया, इफ इट इज नॉट कंपोनेंट, बट ये भी कम्युनिकेशन के लिए कंपोनेंट है, इंटरफेस के लिए कंपोनेंट है, कोई एक बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए एक कंपोनेंट लगा दिया, डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए एक और कंपोनेंट लगा दिया। तो वी डिडंट री इन्वेंटेड द व्हील, हमने खुद से दोबारा से प्रेजेंटेशन लॉजिक नहीं लगाया, हमने बस एक जितना आता था या जो मेरे पास स्ट्रेंथ थी, जो मेरे पास डेवलपर्स थे, मैंने उनको यूटिलाइज किया, तो मैंने ये 10 दिन में डेवलप कर लिया। बाकी मैंने ऑफ द शेल्फ या इन हाउस कंपोनेंट बनवाए हुए थे पहले से, उनको रीयूज कर लिया। ये एआई का चैटबॉट मेरे से पहले से पड़ा हुआ था, बट मैंने उसको इस सिनेरियो में यूज कर लिया। तो क्या हो रहा है, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन इसीलिए ट्रेंडिंग है कि आप एक दफा चीज बना लेते हो, अगर आप उसे एज कंपोनेंट बनाते हो, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि इसके यूजर के या ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं या जो इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसकी बेस पे आप बना रहे हो अपना कंपोनेंट, कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं तो हम कोई एग्रीमेंट्स करते हैं कि इस तरह की फंक्शनैलिटी मिलेगी, ये चीजें मुझे रिक्वायर हैं, क्लाइंट ये चीजें मांग रहा है, ये चीजें मैं डिलीवर कर सकता हूँ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट कंपोनेंट बना लिए और बाद में आप उसे रीयूज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट आपके क्लासेस भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कोड, विजुअल ऑब्जेक्ट कोड जो वर्चुअल मशीन के रिलेटेड हैं, उसके बाद इमेज, टेक्स्ट इंडिसेस, कोई भी चीज आपकी कंपोनेंट हो सकती है जो अदर फाइल्स में लिखी हुई है। देन कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर ने बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, दैट इज अगर आपका इस कंपोनेंट ने, अगर ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट ने इससे कम्युनिकेशन करनी है तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर करेगा, इससे करेगा तो कनेक्टर करेगा, इसने इससे करनी है तो कनेक्टर से करेगा। तो बेसिकली कनेक्टर का रोल ये होता है। तो कनेक्टर ने क्या करना होता है, स्पेसिफाई करने होते हैं इंटरेक्शंस, कि एक कंपोनेंट दूसरे से किस तरह इंटरेक्शन करेगा, और ये इंटरेक्शन किस तरह से होती है, मेथड इन्वोकेशन, ये एसिंक्रोनस भी हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, कोई इवेंट के लिसनर की बेस पे कम्युनिकेशन हो सकती है, एक कंपोनेंट ने कोई इवेंट अकर हुआ तो वो कंपोनेंट अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है, मैसेज ड्रिवन इंटरेक्शन हो सकती है, डाटा स्ट्रीम की फॉर्म में इंटरेक्शन की जा सकती है, कोई अदर प्रोटोकॉल हैं जिनके वे से अगर इंटरेक्शन पॉसिबल है तो वो भी इंटीग्रेट की जा सकती है। और ये कंपोनेंट की यूएमएल डायग्राम नोटेशन देख लें आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, आप इसे एक्सप्लेन करो, तो आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। डायग्राम में क्या है, एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसमें कंपोनेंट है, ये बेसिकली कोई भी आपका कंपोनेंट हो सकता है, अगर दैट कैन बी, अगर इसको नाम देते हैं तो ये एआई कंपोनेंट है कोई मेरा एआई का, तो ये कंपोनेंट का नेम आएगा। ये बॉक्स के अंदर जो ये नोटेशन है बच्चों, दैट इज द नोटेशन, माउस का यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से, ये इस तरह की जो नोटेशन है यूएमएल नोटेशन, जब आप इसको देखते हो तो इसका मतलब यह है कि दैट इज कंपोनेंट, ये आपका कंपोनेंट है। तो आप बॉक्स देखोगे जिधर भी इस तरह का, उसके अंदर ये नोटेशन लगी हुई है, तो दैट इज योर कंपोनेंट। ओके, और जो कंपोनेंट को रिक्वायर चीजें हैं, जैसे अगर ये एआई का चैटबॉट है तो इसको, या एआई का कोई इमेज क्लासिफिकेशन की कोई एप्लीकेशन है, तो उसको जो रिक्वायर है, अगर उसको आपने कंपोनेंट में बताना है कि इसको कोई इमेज चाहिए, आपने बताना है कि इसको इमेज इनपुट चाहिए, इस कंपोनेंट को इमेज, ये कोई इमेज चाहिए इसे, तो वो आपने कंपोनेंट है तो आपने इस तरह से बताना है कि ये रिक्वायर कर रहा है कुछ, ये फ्रॉम आउटसाइड, ये कोई दूसरा कंपोनेंट भी हो सकता है, ये कोई दूसरा कंपोनेंट भी हो सकता है जिससे ये रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, ये किसी दूसरे कंपोनेंट से रिक्वायर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिक्वायर का साइन है, जिस कंपोनेंट ने कुछ रिक्वायर करना है। अगर कंपोनेंट कोई डिलीवर कर रहा है तो आपने इस तरह से इंटरफेस बना देना है, ये जो लॉलीपॉप नोटेशन इसे कहते हैं बेसिकली। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की और देन सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट इज
प्रोवाइड, कंपोनेंट इसका मतलब कुछ प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे कंपोनेंट को। अगर ये नोटेशन है तो इसका मतलब है कि वो कोई चीज रिक्वायर कर रहा है, और दरमियान में अगर ये नोटेशन है तो दैट मीन्स कि दैट इज अ कंपोनेंट, राइट। तो इसको आप देख लें, इसमें इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ये देखें, ये 3 सिस्टम्स हैं, एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, एक इन्वेंट्री का सिस्टम है, एक कस्टमर की रिपोजिटरी है। अब अगर आप इसको देखो तो ये डिफरेंट कंपोनेंट है। इफ इट्स अ कंपोनेंट तो किस तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कंपोनेंट है। ये देखें, ये नोटेशन कंपोनेंट, और अगर कंपोनेंट के साथ ये साइन है, दैट साइन जिसके साथ ये लगा हुआ है सॉकेट, इसे सॉकेट नोटेशन कहते हैं। ये बेसिकली सॉकेट है, और इसे अगर इस तरह से वो बना हुआ है सर्कल के साथ तो ये लॉलीपॉप नोटेशन है बेसिकली। ओके, सो ये कंपोनेंट है ऑर्डर सिस्टम। ऑर्डर सिस्टम रिक्वायर क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, वो कहता है कि मुझे कस्टमर की लिस्ट दो, लुकअप दो कि कौन कौन से कस्टमर ने ऑर्डर दिए हैं या नहीं दिए हुए, राइट। तो ये रिक्वायर कर रहा है। अब कस्टमर का जो कंपोनेंट है ये प्रोवाइड, ये देखें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लॉलीपॉप नोटेशन थी, इसका मतलब कि ये प्रोवाइड कर रहा है क्या, कस्टमर की डिटेल्स। ये कस्टमर की डिटेल्स इसको दे रहा है। सेम ऑर्डर सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री से रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे प्रोडक्ट की एक्सेसरीज बताओ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एक्सेस करेगा, किन किन प्रोडक्ट का ऑर्डर जनरेट हुआ है। और इन्वेंट्री वाला सिस्टम क्या करेगा, वो इन्वेंट्रीज दे देगा, जो जो उनसे आपके पास उसकी प्रोडक्ट हैं वो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा। दैट इज प्रोवाइड एक्सेस। ये प्रोवाइड की नोटेशन है, ये रिक्वेस्ट की नोटेशन है बेसिकली, जिसे हम सॉकेट नोटेशन कहते हैं। और अगर इसको आप ओवरऑल देखो तो ये एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर 1 2 3 अदर कंपोनेंट है, और ये जो पूरे कंपोनेंट हैं, तीनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्डर सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा है पर्सन की डिटेल को, कस्टमर वाला मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है पर्सन की डिटेल, और कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अकाउंट की डिटेल। और अकाउंट की डिटेल जो है ये देखें, ये वो किसी दूसरे कंपोनेंट से, आउटसाइड ऑफ दिस कंपोनेंट, स्टोर से बाहर से वो एक्सेस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉकेट नोटेशन। तो इस तरह से आप ये कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो ये ऑफ द शेल्फ है, ये ऑर्डर का कोई कंपोनेंट है, किसी ने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। ये कस्टमर का कोई कंपोनेंट है जिसमें कस्टमर की डिटेल्स मेंटेन है, एनी कस्टमर, कोई भी कस्टमर की लिस्ट है इसमें मेंटेन हुई है। आप इन्हीं कस्टमर की लिस्ट को उठाओ और कोई फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो, उसी में अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उसको उधर इंटीग्रेट कर सकते हो, ये वाला कंपोनेंट। तो ये इसका बेसिकली बेनिफिट है, रीयूजेबिलिटी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरफेसेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये वही है, अ स्पेसिफिकेशन दैट इज अटैच्ड, क्या करती है, टू एन इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस के साथ जो स्पेसिफिकेशन अटैच की जाती है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी बेस पे क्या होता है आपका क्लाइंट और आपका कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, या वो कंपोनेंट क्लाइंट क्यों यूज करेगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। आपने अगर कंपोनेंट यूज करना है, आपके पास मार्केट में 50-60 कंपोनेंट है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, डिफरेंट रेट्स हैं, उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। आपने देखना है कि मेरी फंक्शनैलिटी इन से अचीव हो जाएगी, तो ये आपकी वो स्पेसिफिकेशन है जो आप अटैच करते हो किसी भी इंटरफेस के साथ। क्यों, क्योंकि आपने देखना है कि मैं क्लाइंट हूं और जो कंपोनेंट मैंने यूज करना है ये मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो मैंने इंटरफेसेस वैसे इमेज क्लासिफिकेशन का या कंकैटिनेशन का मेरा इंटरफेस है, या मुझे स्ट्रिंग लेंथ का कोई फंक्शन है जो मेरे इंटरफेस में है, और एक स्ट्रिंग एक्सटेंडेड की लाइब्रेरी है, एक स्ट्रिंग डॉट एज की लाइब्रेरी है, 2 कंपोनेंट है ना। तो जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो मेरे स्पेसिफिकेशन है, उनको मैच तो दोनों कर रही हैं। तो ये बेसिकली म्यूचुअली बाइंड क्या कर रहे हैं कि मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर स्ट्रिंग डॉट एज से हो रही है तो मुझे एक्सटेंडेड खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये होते हैं आपकी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरफेसेस इन्हें कहते हैं हम। और इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन हो जाती हैं, इसमें आपने प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होती हैं कि कंपोनेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से, अगर इमेज क्लासिफिकेशन का कोई कंपोनेंट है तो उसकी प्री कंडीशन क्या हुई, उसको इमेज चाहिए होगी। पोस्ट कंडीशन क्या हुई, उसने अपनी फंक्शनैलिटी को कितने % एक्यूरेसी से परफॉर्म किया। ओके, दैट इज उसकी कितनी अच्छी उसने फंक्शनैलिटी दी, ये उसकी पोस्ट कंडीशन है।
और दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरफेसेस, इन्हें हम कहते हैं। इनकी बेस पे आपके कंपोनेंट की बाइंडिंग होती है विद द क्लाइंट्स। और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बेसिकली किया जाता है, डेफिनेशन जो है डिफाइन क्या करता है, स्टैंडर्ड बना देता है। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ये तीन ही काम होते हैं। किसी कंपोनेंट की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसको डिप्लॉय किया जाता है। अगर आप कोई कंपोनेंट मॉडल को यूज करोगे, उसकी वजह से आपको एक ग्राउंड वर्क मिल जाता है, पहले से प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के जरिए से आपको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसको फॉलो करते हुए आप एक कंपोनेंट बना लोगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर लोगे, उसकी डिप्लॉयमेंट की इंस्ट्रक्शन भी सारी जिस तरह पैकेजिंग होगी वो भी मिल जाएगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल है एंटरप्राइज जावा बीन्स .NET का कोई मॉडल है, उसमें भी आप ये इंटीग्रेशन कोबरा कंपोनेंट मॉडल, इसके जरिए आप बना सकते हैं कंपोनेंट, अगर आप बनाने चाहें। ओके, तो कंपोनेंट बनाने हैं ना, जैसे MVC फ्रेमवर्क क्या है, आप खुद से कोड कर सकते हो, बट आप फ्रेमवर्क यूज करते हो, आप वो मॉडल यूज कर लेते हो, ग्राउंड वर्क आपको मिल जाती है। आपको खुद से वो लाइब्रेरीज नहीं ऐड करनी पड़ेंगी, पहले से ऐड हुई होंगी, वो फोल्डर्स नहीं बनाने पड़ेंगे जिसमें आपकी इंटरफेस, जिसमें मॉडल जाएगा, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन जाएगी, वो चीज़ें आपको नहीं बनानी पड़ती, वो बनी बनाई मिल जाती है। तो बेसिकली कंपोनेंट मॉडल को यूज करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो रैपिड हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ कंपोनेंट में काफी एक स्टैंडर्ड बना होता है जिसे फॉलो करते हुए आप कंपोनेंट बना लेते हो। और ये इसकी कंपोनेंट मॉडल की एग्जांपल है कि जिसमें इंटरफेसेस हैं, तो इंटरफेस में आपने आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन से आपके डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, उसके साथ किस तरह से वो कंपोज किए जाएंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, उनके इंटरफेसेस कौन से हैं, किस तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, ये सब आप इंटरफेस में बता देते हो, जो इंटरफेस वाला पोर्शन है कंपोनेंट मॉडल का। यूजर इन्फॉर्मेशन में है कि आपने उस कंपोनेंट को यूज किस तरह से करना है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से रखनी है। अगर आपका कंपोनेंट का नेम है तो वो नेम इस तरह से होना चाहिए कि वो जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके साथ साथ मैच करे। अगर आपका कंपोनेंट कैलकुलेटर का है तो आपका नाम कैलकुलेटर ही हो, अगर उसमें फंक्शनैलिटी है। तो अगर आपका कोई क्लास है तो आपने उसका जो कीवर्ड है वो कैपिटल रखने हैं। अगर आपकी कोई फंक्शन है तो आपने उसका नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है आपने। ओके, तो मेटा डाटा की एक्सेस भी यूजेज इन्फॉर्मेशन में आती है कि आपने अगर कंपोनेंट में कोई नेम का कंपोनेंट बनाया हुआ है वेरिएबल, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि उसमें आपने स्ट्रिंग टाइप का नेम लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होगी उस नेम की, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, ये उसकी मेटा डाटा इंफॉर्मेशन होती है। और कस्टमाइजेशन क्या होती है कि आपका जो कंपोनेंट है वो किस हद तक कस्टमाइजेबल है। यूजर फॉर एग्जांपल कोई एक आपकी वो जो कंपोनेंट आप बना रहे हो उसके पास, यूजर के पास किस हद तक कस्टमाइजेशन की एक्सेस होगी कि वो उसका कलर चेंज कर सकता है, रन टाइम पे अपना थीम चेंज कर सकता है। दैट इज द कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी कि ये यूजर्स के रिलेटेड है, तो ये यूजर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट में क्या आएगा कि वो जो कंपोनेंट है उसकी पैकेजिंग किस तरह की जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाएगी, और बाद में अगर वो डिलीवर कर दिया जाता है तो उसकी सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी जो है ये कंपोनेंट, ओवरऑल देखो तो ये कंपोनेंट मॉडल है। इंटरफेसेस में इंटरफेस वाला काम होगा जिसमें इंटरफेस का कंपोनेंट की कंपोजिशन, आइडेंटिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट इंटरफेसेस हैं तो उनकी आपने किस तरह से बनाने हैं। यूजेज में उसकी यूजेज की इंफॉर्मेशन है, और डिप्लॉयमेंट में कंपोनेंट की डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो इंटीग्रेट की जाएगी। तो ये मैंने गाइडलाइन है जो मैंने बता दी है, नेमिंग कन्वेंशन को आपने फॉलो करना है। आपने उसके साथ साथ जो नेम है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होने चाहिए। देखें जैसे कैलकुलेटर का नेम है तो आपने अपने जो आपका मॉडल है उसका कंपोनेंट का नेम इसी तरह से रखना है। और डिपेंडेंसी है तो आपने लेफ्ट टू राइट आपने डिपेंडेंसी बता देनी है। और अगर कोई इनहेरिटेंस है तो वो आपने टॉप से बॉटम तक बता, एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा है तो टॉप से बॉटम में आपने वो बता देनी है जब आप कंपोनेंट की डिपेंडेंसी बता रहे हैं इंटरफेस। और ये कंपोनेंट क्या होता है, ये बेसिकली क्या कहाँ पे यूज किए जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लियर है कि ये सब सिस्टम में डिवाइड होगा मेरा सिस्टम। ओके, एप्लीकेशंस वेयर इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सब सिस्टम्स आर क्लियर। आपको पता है कि आपके जो सब सिस्टम्स हैं वो ये बनेंगे तो आप उन्हें ये कंपोनेंट यूज करो। और दूसरा, आपकी एप्लीकेशन की इटसेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है दूसरे पे, आपके मॉडल इंडिपेंडेंट है
जो आपका रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है उसकी ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है किसी दूसरे इमेज क्लासिफिकेशन वाले मॉड्यूल से। आपको पता है कि ये एक अलग फंक्शनैलिटी है, लूजली कपल्ड है ये। और ये बाकी क्या है, सूटेबल फॉर क्लास लाइब्रेरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लाइक डॉट नेट की क्लास लाइब्रेरी, जावा एपीआईज और बिल्ड इन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इनफैक्ट रिएक्ट का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे ही बना हुआ है। रिएक्ट का आपने नाम सुना होगा। और बेनिफिट अगेन रीयूजेबिलिटी है, उसके बाद आप उसके चेंज कर सकते हो, मेंटेनेबिलिटी है, आप उसमें चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो जब तक आपका इंटरफेस सेम है। और इंडिपेंडेंसी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसका बेनिफिट यही है जो मैंने आपको बता दिए हैं कि आप अगर डिफरेंट कंपोनेंट हैं तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट कर सकते हो। एक कंपोनेंट की डेवलपमेंट क्या होगी, एक ग्रुप कर रहा है, दूसरे ग्रुप किसी दूसरे कंपोनेंट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पैरेलल में काम कर सकते हैं सब, बिकॉज कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट। कोई आपका कंपोनेंट है इमेज क्लासिफिकेशन का, तो इमेज क्लासिफिकेशन वाला कंपोनेंट एक टीम बना रही है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का तो वो एक टीम बना रही है। अटेंडेंस मैनेजमेंट का कंपोनेंट है तो वो एक टीम बना रही है। तो सब पैरेलल में काम कर सकते हैं। तो दैट इज वो फॉर लिमिटेशन है कि किधर आप इसको कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट। कोई ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, कोई ऐसे कंपोनेंट हैं जो के एग्जीक्यूटेबल होते हैं या जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो जिनको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक लिमिटेशन में आते हैं। और दूसरा ये होता है कि इनके जो है ना फ्यू कंपोनेंट ओरिएंटेड डेडिकेटेड डिज़ाइन टूल आर अवेलेबल, कि अभी ये बिल्कुल नया आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो कंपोनेंट के लिए बनाने के लिए जो डिज़ाइन टूल हैं इनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अभी वो चंद ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू छुट्टी। वालेकुम सलाम। साकिब क्या कह रहे हो आप? सर मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ। सर वो लास्ट क्विज जो आपने नहीं नहीं लिया था। टॉपिक जी बेटा, एक सेकंड, आपका अभी क्विज है तो प्रिपेयर हो जाओ आप लोग क्विज के लिए। और आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर मैं तो गांव आया हूँ, मेरा यहाँ पर इंटरनेट का बड़ा इशू है। लास्ट जो क्विज आपने लिया था वो मैं सबमिट नहीं कह रहा हुआ। हूँ गलती से प्रेस हो गया था वहाँ पे। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वो टाइम गुजर गया आपका। सर काइंडली आप कर दें, 10-15 मिनट मुझे दे दें, एक्टिवेट कर दें उसको। हाँ, इस तरह तो मैं सबको भी टाइम ना दे दूं, अब तो सर सब लोग टैंगो करते को बोला था। हैं। टैंगो वो लड़का है, ओके। अभी आपको क्विज है, इसको सॉल्व करें आप, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलें ठीक है सर, काइंडली मेरा भी कुछ कर दें, क्योंकि सर मेरा तो प्रॉब्लम था, मैं तो जानबूझ के नहीं ये किया। आपने कोई एप्लीकेशन, कोई मैसेज, कुछ नोटिफिकेशन, ईमेल सर कुछ मैंने किया? सर मैंने आपको करना था, लेकिन वो दैट इज मुझे, नॉट आंसर, आपने मैंने करना कहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट जब लाइव सेशन होगा उसमें बता दूंगा आपको। एनीवेज आप अभी इसको करें, ये आपका क्विज है और मैंने आपको असाइन कर दिया बच्चों। ओके इसको सॉल्व करो, यू हैव 5 मिनट्स। सर 5 मिनट्स? जी, क्लास का टाइम खत्म होगा ना, 3:20 पे आपकी क्लास खत्म होनी है। सर नहीं, क्विज क्विज के आप लिए मेरी 6 मिनट्स ये मैं पूछ रहा हूँ। क्विज के लिए 5 मिनट है। और जो मैंने देखा था लास्ट अटेंडेंट थे 19 और 32 बच्चों ने क्विज सबमिट करवा दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या कर रहे हो आप लोग? सर क्विज रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यस सर, क्विज ओपन नहीं हो रहा हमारा। यस सर। अब देखो, अरे कुछ क्यों नहीं हो रहा? यस सर, मेरा क्विज ओपन हो गया। ओके। अपना पेज रिफ्रेश करो, आपका क्विज अब ओपन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम अप। जिसने कर लिया सब लोग अपना वाइंड अप कर लें। 11। ओके, आई एम टर्निंग ऑफ रिस्पॉन्सेज। ओके, ऑलमोस्ट 14 स्टूडेंट, 15। सी, अभी मैं देखूंगा जिसने अटेंडेंस लगाई हुई है और जितने रिस्पॉन्सेज हैं, ये देख रहे हैं आप रिस्पॉन्सेज को, दैट इज 17, 18 रिस्पॉन्सेज, अटेंडेंट हैं 13। मैं इसको देखूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि किसने किसका सबमिट करवाया हुआ है। एनीवेज, okay, if you have any question, please tell me. सर बस ये बता दें मुझे नंबर आप। क्या कायनात, क्या कह रहे हो आप? सर मैंने कहा मुझे आप अपना नंबर दे दें। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, सो नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।